दोस्तों, भाइयों और बहनों, मुझसे मिलने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में मैं मॉरलिटी, एथिक्स, ऑनेस्टी इन टॉपिक्स पे बात करूंगा। और ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो एथियस्ट हैं बट इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि एथिज्म में बिना रिलीजन और गॉड के मॉरलिटी कैसे डिफाइन की जाती है। और उन रिलीजियस दोस्तों के लिए भी जिनको लगता है कि बिना गॉड के या बिना रिलीजन के कोई मॉरल हो ही नहीं सकता। देखिए, वैसे तो मैं बहुत सी बातें कवर करना चाहता हूँ इस वीडियो में। जो ब्लू फॉन्ट में आपको दिख रहा है वो बातें हैं जो ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग फिलोसोफर्स और यूट्यूब मेंबर्स ने डिस्कस करी हुई हैं, और जो ऑरेंज में है ये वो बातें हैं जो कि मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर मैं सब कुछ डिस्कस करने लगूं तो फिर ये 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा तकरीबन, और वो बहुत लंबा ड्यूरेशन है किसी के लिए देखने, अगर कोई देखना चाहे तो इस वीडियो को तकरीबन 30 मिनट का रखने के लिए मैं सिर्फ ब्लू आइटम्स जो हैं अभी डिस्कस करूंगा। स्टार्टिंग विद डेफिनेशंस। डेफिनेशंस मेरे ख्याल से आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगी, बट फिर भी मैं यहाँ पे कवर करना चाहता हूँ क्योंकि आगे इस वीडियो में या फिर अगले वीडियो में अगर कुछ डेफिनेशंस यूज़ होती हैं तो आप और मैं एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं, आप वही समझ रहे हो उन वर्ड से जो कि मैं कहना चाहता हूँ। उसके बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मॉरलिटी एक बार डिस्कस करेंगे, और फाइनली ये डिस्कस करेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी भी वाकई में सब्जेक्टिव है। पहले मॉरलिटी की बात करें अगर, तो मॉरलिटी का सीधा मतलब है सही और गलत में चुनाव। क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत, इसका चुनाव मॉरलिटी है। आप एक एक्शन को मॉरल कहते हो जो आपको लगता है सही है, जो आपको लगता है गलत है उसको इमोरल कहते हो, और बहुत से एक्शन ऐसे हैं जो ना मॉरल है ना इमोरल है, वो एमोरल कैटेगरी में आते हैं। वैल्यूज शब्द वैल्यू से आता है। वैल्यू का सीधा मतलब है कीमत। अगर आपके पास दो चीजें हैं, आप किस चीज को ज्यादा कीमती समझते हो? जैसे मान लीजिए आपका एक वैल्यू है कि आप हमेशा टाइम से पहुंचोगे, आप 3 घंटे जल्दी चले जाओगे बट 1 मिनट भी लेट नहीं करोगे। और वहीं आपका एक दूसरा वैल्यू है कि एक बार जो आपने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो आप खुद अपनी भी नहीं सुनते। अब इन दोनों वैल्यूज में अगर आपको चूज करना पड़े, कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए जहां पे आपको ये वैल्यू छोड़नी पड़ेगी या फिर ये वैल्यू छोड़नी पड़ेगी, तो आप कौन सी वैल्यू अपनी मानोगे और कौन सी छोड़ दोगे? वो चीज आप वैल्यूज से डिसाइड करोगे, आपकी क्या वैल्यूज हैं और क्या प्रायोरिटीज हैं मॉरल वैल्यूज की। दूसरा एथिक्स है। एथिक्स मॉरलिटी के बारे में पढ़ना, उसके बारे में बात करना, कैसे आप सही और गलत का फैसला करते हो, इस सब का डिस्कशन एथिक्स के अंदर आता है। एथिक्स वर्ड बिजनेस एथिक्स या अप्लाइड एथिक्स में भी यूज होता है, बट हमारी डिस्कशंस में वो मतलब नहीं रहेगा। जब हम एथिक्स की बात करें तो मेनली इसकी बात हो रही है। ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी, ये इनका डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को एक ही तरह से लेते हैं, बट इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। मान लीजिए आप एक साइकिलिंग इवेंट में हो, और आप साइकिलिंग करते समय आप देखते हो कि आपका ओपोनेंट आपसे आगे चल गया, जाने वाला है, और आप उसको मुक्का मार देते हो। तो ये डिसऑनेस्ट बिहेवियर है। साइकिलिंग के रूल्स के हिसाब से, स्पोर्ट्समैनशिप के हिसाब से आपने जो काम किया वो डिसऑनेस्ट था। अब मान लीजिए आप जब साइकिलिंग के लिए जा रहे थे तो आपका जो ओपोनेंट है, यही बंदा, उसको आपने गलती से टक्कर मार दी। और ये उस जिसको आपने टक्कर मारी है उसको भी पता है कि आपने गलती से मारी है। जो लोग देख रहे थे आपको, उनको भी पता है कि आपने गलती से टक्कर मारी है। कोई भी आपको ब्लेम नहीं कर रहा, और आपकी वाकई में टक्कर जो है गलती से लगी है। अब जब रेस हुई तो उसमें, रेस में आप फर्स्ट आ रहे हो, और ये जो बंदा जिससे एक्सीडेंट हुआ था आपका और आपकी वजह से उसकी साइकिल खराब हो गई थी थोड़ी सी, वो आपसे पीछे चल रहा है। और रेस खत्म होने के बाद मान लीजिए आपको मिल रहा है फर्स्ट प्राइज, इस आदमी को मिल रहा है सेकंड या थर्ड प्राइज। अगर ऐसे में आप अपना फर्स्ट प्राइज छोड़ के इस बंदे को दे देते हो तो आप इंटीग्रिटी वाले इंसान हो। इंटीग्रिटी ऑनेस्टी से एक कदम ऊपर आती है। कोई भी गलत रूल आपने कोई भी रूल तोड़ा नहीं है इसमें। आपको कोई कह नहीं रहा, आपके ऊपर कोई बाउंडिंग नहीं है कि अपना फर्स्ट प्राइज छोड़ दो और इस बंदे को अपना फर्स्ट प्राइज दे दो। बट फिर भी अगर आप ऐसा काम करते हो तो आप पर्सन विद इंटीग्रिटी हो।
इंटीग्रिटी का एक दूसरा मीनिंग भी आता है जब आप के सोचने, कहने और करने में फर्क हो। आप सोचते और कहते एक चीज हो बट करते दूसरी चीज हो, तब भी आपके बारे में ये कहा जाएगा कि आपकी इंटीग्रिटी नहीं है। अगला वर्ड है हमारा नेचुरल। नेचुरल से सीधा मतलब है जो भी चीजें नेचर में होती हैं वो नेचुरल है, और जो चीजें नेचर में नहीं होती वो अननेचुरल है। सूरज, चांद, फूल खिलना, पतझड़ होना, प्यार होना, टूटना, ये सब चीजें नेचुरल हैं। और कोई शेर जिसका पंख लगा हो, ऐसी चीज अननेचुरल है। अब नेचुरल का मॉरल से कोई लेना देना है नहीं। नेचुरल अलग वर्ड है, मॉरल अलग वर्ड है। जैसे कुछ जानवर हैं जो कैनिबलिज्म करते हैं, अपनी ही स्पीशीज को या अपने ही बच्चों को भी खा जाएंगे, ये चीज नेचुरल है। इसका मॉरलिटी से कोई लेना देना नहीं। नेचुरल ऐसी चीजें हैं जो नेचर में होती ही नहीं। जो चीज नेचर में होती है वो नेचुरल है। अब ये वर्ड मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इसका एक कारण। देखिए, ये जो आपके सामने इंसान है, ये सैम हैरिस है। ये एक एथियस्ट हैं और इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं एथिज्म पे। और जब आपका डिस्कशन होगा किसी थियस्ट के साथ, किसी रिलीजियस बंदे के साथ, तो बहुत बार इनको कोट करते हैं कि इन्होंने कहा है कि मर्डर या रेप जो है नेचुरल है। जबकि इन्होंने पूरी तरह से ये कहा है कि रेप और मर्डर नेचुरल है बट वी नीड टू ओवरकम सच टेंडेंसीज। मतलब ये कह रहा है कि नेचर में होता है, रेप भी होता है, मर्डर भी होता है, बट ये चीजें मॉरल नहीं है। जब जिसकी वजह से इन्होंने लिखा है वी नीड टू ओवरकम सच टेंडेंसीज। अगर आप किसी रिलीजियस बंदे के साथ डिस्कशन कर रहे हो तो वो बहुत बार आपको कोट करेगा कि सैम हैरिस ने कहा है कि रेप नेचुरल है। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो वो इग्नोरेंट है या फिर वो डिसऑनेस्ट या लैकिंग इंटीग्रिटी है। अगर वो इग्नोरेंट है, उसको वाकई में नहीं पता कि नेचुरल और मॉरल दो अलग अलग शब्द हैं। जब सैम हैरिस रेप या मर्डर को नेचुरल कह रहा है, उसको वो ये नहीं कह रहा कि वो मॉरल है, वो ये कह रहा है कि वो नेचुरल है, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है बट इमोरल है। लेकिन बहुत से लोग डिसऑनेस्ट या लैकिंग इंटीग्रिटी हैं, जो जानते हैं कि इन दोनों शब्दों का अलग अलग मतलब है, फिर भी जानबूझकर सिर्फ डिस्कशन में अपना एक ब्राउनी पॉइंट बनाने के लिए इसको मिसकोट करते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये थोड़ा लंबा चलेगा, सिर्फ इस स्लाइड में नहीं आगे भी। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में फ़र्क। देखिए, मान लीजिए ये एक पेन है जो जिससे आप लिखो तो एक सर्टेन विड्थ की लाइन बनाता है। तो इसकी ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टीज हैं इसका बिल्ड मटेरियल, इसकी इंक कितनी विस्कस है, इसकी लाइन की लेंथ, विड्थ क्या होती है, जो अगर आप इसे लिखो इसकी विड्थ क्या रहती है। ये चीज़ें इसकी ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टीज हैं। आपके यूज करने वाले से या उसके परसेप्शन से इसकी प्रॉपर्टीज में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका बिल्ड मटेरियल वही रहेगा, भले ये आदमी यूज करे या ये यूज करे। उसकी लाइन की विड्थ वही रहेगी, भले ये यूज करे या ये यूज करे। लेकिन क्या चीज बदलेगी वो है सही और गलत, मतलब अच्छा और बुरा। कौन आदमी इसको, इस पेन को अच्छा कहता है, कौन बुरा कहता है, वो चीज एक सब्जेक्टिव क्वालिटी है। एक आदमी इसको यूज करने के बाद कह सकता है कि पेन बहुत अच्छा लिखता है, बहुत बढ़िया पेन है। वहीं पे एक दूसरा आदमी इस सेम पेन को यूज करके बोल सकता है कि बहुत बकवास पेन है। तो अच्छा और बुरा, ये जो डिस्टिंक्शन है ये सब्जेक्टिव डिस्टिंक्शन है, ये ऑब्जेक्टिव इस पेन की प्रॉपर्टी नहीं है। और ये हमेशा किसी ना किसी, अच्छा और बुरा जब भी हम बात करते हैं वो किसी के लिए होता है, किसी के पर्सपेक्टिव से होता है या किसी के लिए होता है, वो सब्जेक्टिव क्वालिटी होती है। ठीक है। एक दूसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर हर आदमी मान भी जाए कि ये पेन अच्छा है या फिर ये पेन बुरा है, तो उससे ये सब्जेक्टिवली सबके लिए बुरा है, वो ऑब्जेक्टिवली अच्छा या बुरा नहीं हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक दो सिनेरियो है, एक लड़का है जिसको सभी लोग पसंद करते हैं। अब ये लड़की जो है इस लड़के को सब्जेक्टिवली पसंद करती है, ये भी सब्जेक्टिवली पसंद करती है, सभी सब्जेक्टिवली इसको पसंद करते हैं, सारी दुनिया इसको पसंद करे, तब भी ये सब्जेक्टिवली सबके लिए अच्छा है। ऑब्जेक्टिव क्वालिटीज हैं इसकी, इसके बाल हरे हैं, आंखें मदहोश हैं, नाक लंबा है, ये इसकी ऑब्जेक्टिव क्वालिटीज हैं। इसको पसंद करना या नापसंद करना एक सब्जेक्टिव क्वालिटी है। वैसे ही अगर आप किसी को डिसलाइक करते हो, आप कहते हो ये जो लड़का है बहुत बुरा है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्वालिटी सिर्फ ये है कि इसने चश्मा पहना है, स्ट्राइप्स वाली शर्ट पहनी है, नाक मोटा है, बट ये बुरा सब्जेक्टिवली है। इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लड़का बुरा है।
और सारी दुनिया भी अगर इस आदमी को बुरा कहे तब भी ये सब्जेक्टिवली सबके लिए बुरा होगा, वो ऑब्जेक्टिव क्वालिटी नहीं हो जाएगी इस इंसान की। सेम चीज एक्शंस पे भी अप्लाई करती है। जैसे बड़े बूढ़ों की सेवा करना, माँ बाप की सेवा करना, ये हर धर्म कहेगा कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बट ये चीज़ें सब्जेक्टिवली अच्छी हैं। हम सब लोग इस चीज़ पे एग्री कर भी जाएं कि ये अच्छी है, तब भी ये सब्जेक्टिवली अच्छी है। जिस हिसाब से हर कोई एग्री कर जाए कि ये पेन अच्छा है, वो सब्जेक्टिवली अच्छा है। वैसे ही कोई एक्शन है, रेप है, हम सब लोग मिलके कहें और माने कि रेप बुरी चीज है, इवन मान लीजिए रेपिस्ट भी मानता है कि ये बुरी चीज है फिर भी कर रहा है, तो सारी दुनिया के मानने के बावजूद कि ये बुरा एक्ट है, वो सब्जेक्टिवली ही बुरा है। जैसे ये पेन सारी दुनिया कहे कि ये बुरा है, तब भी वो कलेक्टिवली हम कह रहे हैं कि बुरा है। वो बुराई उसकी ऑब्जेक्टिव क्वालिटी नहीं बन जाती, ना इस पेन की ना उस एक्शन की। चलिए अब मोरालिटी की बात करते हैं। मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव? पहले ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं और पहले रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। रिलीजियस ये लोग जितने भी हैं वो सभी कहेंगे कि भाई मोरालिटी जो है वो एक ऑब्जेक्टिव चीज़ है। ऑब्जेक्टिव कैसे है? क्योंकि मेरी किताब में लिखी हुई है। इस किताब में लिखा है 10 चीज़ें सही है, इसमें लिखा है 10 चीज़ें सही हैं, इसमें लिखा है 10 चीज़ें सही हैं। अब ये 10 चीज़ें चाहे मैं पढ़ूं या आप पढ़ो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इस किताब में लिखा हुआ है 10 चीज़ें सही हैं और वही 10 चीज़ें सही हैं। ठीक है। जैसे माँ बाप की सेवा करना, पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार करना, इस किताब में लिखा है बढ़िया, इस किताब में लिखा है बढ़िया, इस किताब में लिखा है बढ़िया। और क्योंकि इनमें लिखा हुआ है, तो आप ये कहोगे, अगर कोई रिलीजियस इंसान है वो ये कहेगा कि ये सब्जेक्टिवली अच्छा काम है। बट इसमें दिक्कत ये आती है, बहुत सारी इन्हीं किताबों में बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि अच्छी नहीं है। यहाँ कास्ट सिस्टम मिल जाएगा, स्लेवरी मिल जाएगी, यहाँ पे भी मिल जाएगी, सेक्स विद स्लेवरी मिल जाएगी यहाँ यहाँ। और ऐसा मिलने पे या तो ये लोग उसको डिनाई करेंगे, वर्ड्स को ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर कुछ ऐसा कहेंगे कि जो ओरिजिनल फॉर्म की स्लेवरी है या ओरिजिनल फॉर्म का जो कास्ट सिस्टम है, आजकल का कास्ट सिस्टम तो खराब है, जो ओरिजिनल कास्ट सिस्टम था वो बहुत बढ़िया था। सेम चीज़ यहाँ स्लेवरी पे आएगी। आपने कुछ डिस्कशन सुने होंगे तो आपको शायद सुनने में मिला हो कि जो अंग्रेज़ों की स्लेवरी थी वो बहुत ख़राब थी। असली स्लेवरी का मज़ा तो उसमें है जो कुरान की, जो मतलब इस्लाम की स्लेवरी है, वो बढ़िया स्लेवरी हो तो ऐसी हो। खैर, अब ऑब्जेक्टिव मोरालिटी एथियस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। कुछ एथियस्ट भी हैं जो ये कहेंगे कि मोरालिटी ऑब्जेक्टिव होती है। जेरेमी करके एक फिलोसोफर थे जिन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में बात करी थी, और उनका ये मानना था कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी आप इस तरह से डिफाइन करोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया क्या चीज़ है। मैक्सिमाइज वेलबींग फॉर मैक्सिमम वेलबींग फॉर मैक्सिमम पीपल, या फिर मिनिमम ओवरऑल सफरिंग और मैक्सिमाइज ओवरऑल वेलबींग। यहाँ पे ये प्लेजर वर्ड भी यूज़ करते हैं, बट प्लेजर सफरिंग के ऑपोजिट में यूज़ किया गया है। मेनली उनका कंटेक्स्ट वेलबींग से रिलेटेड है। तो इसका मतलब है, आप ऑब्जेक्टिव मोरालिटी इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि जो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करे और कम से कम लोगों के लिए कम से कम बुराई करे, वो चीज़ ऑब्जेक्टिवली मॉरल है। ये जो डेफिनेशन अभी हमने बात करी, ये जेरेमी की थी। इसके बाद सैम हैरिस ने अपनी एक किताब लिखी है जहाँ पे इन्होंने जेरेमी के ही पॉइंट्स को थोड़ा इलेबोरेट किया है, अपना इनपुट्स दिया है। मॉरल लैंडस्केप करके एक किताब है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो खरीद के। और स्टीफन वुडफोर्ड ने सैम हैरिस के क्लेम्स को सपोर्ट किया है और उस पर भी कुछ वीडियोस बनाई हैं। मैं इन लोगों के वीडियोस, इन लोगों का नाम और चेहरा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को अगर डायरेक्टली इनके वीडियोस देखने हो, सैम हैरिस का, स्टीफन वुडफोर्ड का, तो इनको आप सर्च करके इनके बारे में पढ़ सकते हो या इनके वीडियोस देख सकते हो। मैं नीचे कमेंट्स में भी इन लोगों के वीडियोस डाल दूंगा अगर आपको डायरेक्टली वहाँ जाना हो तो। अब ये लोग डिफाइन कैसे करते हैं कि क्या सबसे सबके लिए अच्छा और सबके लिए बुरा है? तो इनका ये कहना है कि जैसे आप दवाई के लिए डिफाइन करते हो कि एक दवाई ऑब्जेक्टिवली ह्यूमंस के लिए अच्छी है या फिर ऑब्जेक्टिवली ह्यूमंस के लिए बुरी है, वैसे ही आप मोरालिटी को भी डिफाइन कर सकते हो कि वो ऑब्जेक्टिवली अच्छा है या बुरा। अगर आप दवाई का एग्जाम्पल हो तो दवाई भी हर इंसान पे सब्जेक्टिवली रिएक्ट करती है। मतलब एक दवाई है जो हो सकता है आपके लिए बिल्कुल सही काम कर दे, मेरे लिए कोई रिएक्शन कर दे। बट
जब हम दवाई मार्केट में लाते हैं तो एक दवाई है वो दो लोगों को दी, एक आदमी को उसने ठीक कर दिया और एक को हार्ट अटैक दे दिया। तो ऐसी दवाई को आप मार्केट में ऑब्जेक्टिवली कह सकते हो कि ये इंसानों के लिए बुरी है। वहीं पे एक दूसरी तरह की दवाई है जो आपने 1 लाख लोगों को दी, 1 लाख लोगों में से सिर्फ 10 लोगों को सर दर्द हुआ, उसके अलावा कोई उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं था। तो आप ऑब्जेक्टिवली कह सकते हो कि ये चीज जो है इंसान, ये चीज, ये दवाई जो है बढ़िया है। और इसी हिसाब से सेम प्रिंसिपल पे आप ह्यूमन एक्शंस को भी डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा एक्शन मॉरल है और कौन सा बुरा। चलिए अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी जिन्होंने बात करी थी, रिलीजियस लोग या फिर यूटिलिटेरियनिज्म वाले जो लोग थे, इनके हिसाब से क्या चीज़ मॉरल है, क्या चीज़ मॉरल नहीं है, और वो चीज़ ये कितने सही है। मान लीजिए यहाँ से एक ट्रेन आ रही है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रेन इस रास्ते पे जाएगी। आप किनारे खड़े हो और आपने देखा सामने एक लीवर है जिसको अगर आप मूव कर दो तो ये ट्रेन यहाँ ना जाके इस रास्ते पे चली जाएगी। यहाँ पे 5 लोग खड़े थे, अगर ये ट्रेन इस रास्ते में गई तो पांचों मारे जाएंगे, और यही ट्रेन अगर इस रास्ते पे आपके लीवर मोड़ने से दूसरे रास्ते पे चली गई तो ये आदमी जो है यह बच जाएगा। ठीक है, इसको रिलीजियस मॉरलिटी के बेस पे देखते हैं, रिलीजियस ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी क्या कहेगी। अब एग्जैक्टली सेम सिनेरियो किसी भी किताब में आपको मिलेगा नहीं, चाहे हिंदू किताब ले लो, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, कोई भी किताब ले लो, एग्जैक्टली सेम सिनेरियो आपको मिलेगा नहीं। तो सीधा आंसर ये है भैया कि हमारे लिए तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। या तो इसको आउट ऑफ सिलेबस बोलेंगे या फिर यहाँ पे भी वो सब्जेक्टिव मॉरलिटी की तरफ चले जाएंगे। अब ये कैसे जाएंगे वो आगे थोड़ी देर बाद हम बात करते हैं। खैर, तो रिलीजियस की बात मैं यहीं खत्म करूंगा फिलहाल, ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी की। अब यूटिलिटेरियनिज्म पे आते हैं कि ये लोग कैसे कहेंगे कि ये कौन सा एक्शन मॉरल है, कौन सा इमॉरल। अब मान लीजिए इस बंदे ने लीवर घुमा दिया और इस आदमी को मार दिया और इनको बचा लिया, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से हम इस आदमी को कहेंगे कि इसने मॉरल एक्ट किया है, इसने बहुत बढ़िया काम किया, यही करना चाहिए था। पर इसी को दूसरे तरीके से देखते हैं। अगर ये आदमी मान लीजिए ब्रिज पे खड़ा था और ब्रिज में इसके साथ एक और मोटा आदमी खड़ा है, सेम ट्रेन जो यहाँ से आ रही थी, यहाँ से आ रही है, 5 आदमी यहाँ लेटे तारे देख रहे हैं सोए हुए, और अगर इस आदमी को आपने धक्का मार दिया, इस आदमी को मार के धक्का मार के नीचे गिरा दिया, तो ये ट्रेन इससे टकरा के रुक जाएगी और ये 5 लोग बच जाएंगे। तो आपके हिसाब से क्या मॉरल एक्शन है? क्या इस आदमी को, इसको धक्का मारे, जो ट्रेन पे खड़ा है, ये कुछ कर नहीं है ना, आराम से प्लेटफॉर्म पे खड़ा है आपके साथ, इसको धक्का मार देना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? इस डेफिनेशन के हिसाब से इसको धक्का मार के नीचे फेंक देना चाहिए, ये मॉरल एक्ट है। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत लोग डिसएग्री करेंगे कि ये मॉरल एक्ट है नहीं, और हो सकता है कुछ लोग एग्री करें, नहीं भाई यही सही है डेफिनेशन, इसको मार देना चाहिए। ठीक है, फिर एक तीसरे एग्जाम्पल पे आते हैं, इसी का वर्जन है। आप मान लीजिए ट्रेन इनको मार गई, अब आप दोबारा वहां खड़े हो और आपने देखा कि ये जितने भी लोग जिनका एक्सीडेंट हुआ था, ये लोग हॉस्पिटल में हैं और अभी आधे घंटे में मरने मरने वाले हैं। किसी को, इन लोगों को अलग अलग नुकसान हुआ है, किसी का दिल टूट गया है, किसी की किडनी गई, किसी का लीवर गया, और आप देखते हो आपके साथ में एक और आदमी है, अपना नॉर्मल चेकअप कराने आया है। अगर आप इस आदमी को ईंट मार के मार दो तो इसके सारे पुर्जे यहाँ फिट हो जाएंगे, इसका हार्ट यहाँ लग जाएगा, किडनी यहाँ लग जाएगी, लीवर यहाँ लग जाएगा, खून यहाँ चढ़ जाएगा, इसको कुछ और मिल जाएगा। तो अब मॉरल एक्शन क्या है? क्या इस आदमी को, इस आदमी को मार देना चाहिए? अगर आप ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी की इस डेफिनेशन पे जाओगे तो आपको ये कहना पड़ेगा कि इसके लिए मॉरल एक्शन यही है कि इस आदमी को मार दे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए जो मरने वाला है ये आपका अपना बच्चा है। ठीक है, यहाँ पे जो सिंगल आदमी खड़ा है ये आपका अपना बच्चा है, यहाँ पे जो गोलू मोलू सा है ये आपका अपना बच्चा है, यहाँ पे जो चेकअप कराने गया ये आपका अपना बच्चा है। उसके बाद अब आपको डिसाइड, सेम सिनेरियोज में डिसाइड करना है कि आप इन 5 लोगों की जान बचाओगे या इसकी जान बचाओगे। आप अपने बच्चे को धक्का दे दोगे 5 लोगों को बचाने के लिए, अपने बच्चे को मार दोगे ताकि और 5 लोग जिंदा हो जाएं। तो ये जो मैक्सिमम वेलबींग फॉर मैक्सिमम पीपल है, ये
कहने के लिए बहुत बढ़िया डेफिनेशन थी, बट रियल लाइफ में ये काम करेगी या नहीं करेगी, ये सोचने वाली बात है। और इसी पे डिस्कशन करते हुए सब्जेक्टिव मॉरलिटी की बात आती है। जो लोग सब्जेक्टिव मॉरलिटी की बात करते हैं वो ये मानते हैं कि सही और गलत का चुनाव आपका पर्सनल चुनाव है। आप एक आदमी अपने आप को सही कह सकते हो, गलत कर सकते हो। आपको जो सही लगे वो सही, जो आपको गलत लगे गलत। जैसे आप किसी चीज से खुश होते हो, किसी चीज से उदास होते हो, वैसे ही आपके सोचने और फील करने के तरीके पे डिपेंड करता है आप किसको सही कहो, किसको गलत। कोई तीसरा कौन होता है इसको बोलने वाला कि ये सही है या गलत है। इस अब इसमें दिक्कत यह है कि अगर हर आदमी अपना करने लग गया तो दुनिया में भसड़ हो जाएगी। मान लीजिए ये आदमी कहता है कि मैं लोगों से उधार लूंगा और वापस नहीं करूंगा, मुझे तो यही सही लगता है। और उसके बाद ये आदमी चाकू लेके आ गया कि जो मेरा उधार वापस नहीं करेगा मैं तो उसको जान से मार दूंगा। अब ये लोग लड़ रहे हैं, तीसरा आदमी आ गया कि जहां भी लड़ाई हो रही है मुझे तो अपने हाथ साफ करने में बहुत मजा आता है और मुझे सही लगता है, इसमें कोई गलत नहीं लगता। और हर आदमी अपने एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंप रहा है, पीट रहा है, मार रहा है। टोटल सोसाइटी में कैओस हो जाएगा। तो कुछ फिलोसफर्स का ये कहना है कि जो आप सब्जेक्टिव मॉरलिटी है उसको सोसाइटी लेवल पे लो। एक सोसाइटी अपने लिए डिसाइड करेगी क्या सही है और क्या गलत है। बट सेम प्रॉब्लम जो इंडिविजुअल लेवल पे थी फिर यहाँ सोसाइटी लेवल पे आ जाएगी। अब जैसे अंग्रेज हैं, उनको लगा था भाई जहाँ पे हमने कब्जा कर लिया वो हमारी जमीन, और वहीं पे कुछ आदिवासी लोग हैं जिनको लगेगा कि हमारे यहाँ से कोई गुजर भी गया टहलता हुआ तो हम उसको जान से मार देंगे। तो सब्जेक्टिव मॉरलिटी अगर सीधा सीधा चलेंगे तो क्यास हो जाएगा। अब एक फिलोसफर हुए हैं इमानुएल कांट, जिन्होंने कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए थे कि सब्जेक्टिव मॉरलिटी में इंसानों को काम कैसे करना चाहिए। जो इनके पैरामीटर्स थे उनको इन्होंने कैटेगोरिकल इंपेरेटिव कहा है। उनके तीन चार कैटेगोरिकल इंपेरेटिव हैं, दो इंपॉर्टेंट हैं जिनकी हम यहाँ बात करेंगे। तो पहला है act according to the maxim that you would wish all other rational people to follow as if it were a universal law। ये बहुत वर्डी है, इसको आसान भाषा में ये कह रहे हैं कि तुम उस तरह से काम करो जैसा कि तुम चाहते हो कि सभी लोग काम करें एज ए यूनिवर्सल लॉ, मतलब विदाउट एक्सेप्शन। मतलब अगर आप कह रहे हो कि मैं लोगों से उधार लूं और वापस ना करूं, तो अगर दुनिया दुनिया का हर आदमी वैसा करने लग जाए तो क्या तुम ऐसी सोसाइटी चाहोगे? और इस तरह से सोचने के बाद तुम किसी चीज को मॉरल या इमोरल कहो। अ, ये एक तरह से यही कहना है कि अगर हर कोई करने लग जाए और तुम्हें अपनी करनी भुगतनी पड़े, जो तुम सोच रहे हो तुम करोगे, अगर तुम्हारे साथ वैसा हुआ तब तब भी क्या तुम उस एक्ट को मॉरल कहोगे या नहीं कहोगे? और अगर उसका जवाब हाँ मिलता है तब तुम उसे मॉरल कहो, अदरवाइज इमोरल कहो। अब कुछ देर पहले जब ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी की बात हमने शुरू करी थी तो मैंने कहा था कि रिलीजियस लोगों के सामने अगर कोई ऐसी मॉरल डिलेमा आ जाए कि 5 लोगों को बचाएंगे या 1 लोग को बचाएंगे या कोई नया सिनेरियो आ गया, तो या तो उन लोगों को कहना पड़ेगा भैया ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया क्योंकि जो क्लियरली लिखा गया था उसमें तो ये है नहीं, या फिर वो सब्जेक्टिव मॉरलिटी पे चले जाएंगे। अब ये सब्जेक्टिव मॉरलिटी की डेफिनेशन जो इमैनुअल कैंट ने कही, ये सभी धर्मों में कही गई है। थोड़ा सा वर्डिंग आगे पीछे है बट अदरवाइज उन्होंने यही कहा है कि बुद्धिज्म में, क्रिश्चियनिटी में, हिंदुइज्म में, इस्लाम में, कि तुम उसी हिसाब से काम करो कि अगर तुम्हारे साथ वो काम हो तुम उसको सही कहोगे। दूसरा कैटेगोरिकल इंपेरेटिव इमैनुअल कांट का है नेवर ट्रीट पीपल एज ए मीन्स टू एन एंड। इसका मतलब यह है कि तुम लोगों को, इंसानों को इंसान समझ के बात करो, उनका इस्तेमाल सामान की तरह उनका इस्तेमाल मत करो। ठीक है। अब जो इमैनुअल कांट ने कहा है उसके हिसाब से सब्जेक्टिव मोरालिटी के हिसाब से दोबारा से सेम सिनेरियोस पे आते हैं जो हमने ऑब्जेक्टिव मोरालिटी में बात करी थी। अब आप किस सेक्शन को मॉरल कहोगे, किस सेक्शन को इमोरल कहोगे? अब मान लीजिए यहाँ पे सेम सिनेरियो है, यहाँ से गाड़ी आ रही है, 5 लोगों को बचाओ या इसे एक आदमी को बचाओ। अगर आप यहाँ खड़े हो और ये आदमी लीवर पुश कर दे
इन 5 लोगों को बचाने के लिए आपको दिख रहा है कि या तो इन लोगों को बचाएगा या फिर मुझे बचाएगा, और इसने लीवर पुश कर दिया आपकी तरफ, तो आप इसके एक्शन को मॉरल कहोगे या इमॉरल कहोगे। सेम चीज आप यहाँ पे आओ। अगर मान लीजिए आप ऊपर प्लेटफॉर्म पे टहल रहे हो और एक आदमी आपको ऊपर से धक्का दे दे किसी और को बचाने के लिए या कुछ और ग्रुप के लोगों को बचाने के लिए, तब आप इस एक्शन को मॉरल कहोगे या इमॉरल कहोगे। अब यहाँ पे भी आप अपने आप को जो विक्टिम साइड पे होगा उस साइड रख के देखो। अगर आप हॉस्पिटल गए अपना नॉर्मल चेकअप कराने के लिए और आपके सर पे कोई ईंट मार दे ताकि कोई और 5 लोग बच जाएं, तो आप उस एक्ट को मॉरल कहोगे या इमॉरल कहोगे। अब अगर आपका अपना बच्चा है इन्वॉल्व, ठीक है, आप यहाँ पे हो और आपको पता है कि इसका बच्चा यहाँ पे है, या फिर आप यहाँ पे हो, आपको पता है ये सिंगल जो है इसका बच्चा है, इस आदमी का अपना बच्चा है, और इसने अपने बच्चे को बचाने के लिए आप 500 पे गाड़ी चला दी, तो आप इस आदमी को मॉरल कहोगे या इमॉरल कहोगे। तो कैंट का ये कहना है आप इस हिसाब से जिस डेफिनेशन पे पहुंचते हो, जिस एक्शन की जिस डेफिनेशन पे पहुंचते हो, उसको आप मॉरल कहोगे। और जिसको आप इस डेफिनेशन से आप कहते हो ऐसा नहीं होना चाहिए, मान लीजिए आप इसको इसको आप कहते हो नहीं होना चाहिए, उसको कहते हो कि होना चाहिए, तो कैंट के हिसाब से आप सब्जेक्टिवली इन दोनों को गलत कहोगे और इसको आप सही कहोगे। चलिए, अब ये बात खत्म हुई कि सब्जेक्टिव मॉरलिटी होती क्या है और ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी होती क्या है। जो अगला पॉइंट डिस्कशन का है वो ये कि जिस चीज को लोग ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी बोलते हैं, क्या वो भी वाकई में सब्जेक्टिव है। एक सिनेरियो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर कोई रियल लाइफ एग्जांपल आउट ऑफ स्कोप आ जाए इन किताबों में से, जो हमारी रिलीजियस किताबें हैं, इनसे कोई आउट ऑफ स्कोप सिनेरियो आ जाए, तो ये सभी किताबें सब्जेक्टिव मॉरलिटी पे फॉल बैक करती है, जहाँ पे आपको अपने हिसाब से देखना है कि अगर आप विक्टिम की साइड होते तो आप क्या करते। तो ये बेसिकली सब्जेक्टिव मॉरलिटी की ही बात हो रही है। इसके अलावा ये एलेक्स करके जो बंदा है, जिसका एक यूट्यूब चैनल है कॉस्मिक स्केप्टिक, इसने कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे थे। इनका नाम मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बेसिकली इनका क्रेडिट मैं ले नहीं सकता। ये जो पॉइंट्स हैं, आगे 2 पॉइंट्स हैं, वो इन्हीं के कहे हुए हैं। इसका लिंक भी, जो ओरिजिनल वीडियो है उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ताकि आप लोगों को वो वीडियो डायरेक्टली देखना हो तो आप देख पाएँ। अब एलेक्स ने एक पॉइंट रखा कि अगर आप ये भी कहते हो कि हमारे किताब का जो 10, मान लीजिए 10 ऑब्जेक्टिव मॉरल्स हैं, इसके 10 ऑब्जेक्टिव मॉरल्स हैं, इसके 10 ऑब्जेक्टिव मॉरल्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव मॉरल्स हैं, तो आप इस डिसीजन पे कैसे पहुंचे कि ये सही मॉरल्स हैं या फिर ये सही मॉरल्स हैं या फिर ये सही मॉरल्स हैं। आपको ये चुनाव करने के लिए भी आपने क्या किया है, इन मॉरल्स को इन मॉरल्स के साथ कंपेयर किया, इन मॉरल्स को इन मॉरल्स के साथ कंपेयर किया, और उसके बाद सब्जेक्टिवली ये चूज किया कि ये मॉरल सही है या फिर ये मॉरल सही है या फिर ये मॉरल सही है। और उसके बाद सब्जेक्टिवली इन मॉरल्स को चूज करने के बाद आपने कह दिया कि भैया ये तो ऑब्जेक्टिवली सही है या फिर ये वाला ऑब्जेक्टिवली सही है। ठीक है। अब रिलीजियस लोगों का हो सकता है ये पॉइंट हो कि भाई इस तरह से नहीं की जाती चीजें, पहले हम किताब देखते हैं, ना कि पहले मॉरल्स को कंपेयर करते हैं। अगर आप उस तरह से भी आ जाओ, क्योंकि आपने अब क्या कहा कि हमने मॉरल्स पहले चेक नहीं किए, मॉरलिटी हमने पढ़ी नहीं, पहले हमने सीधा किताबों पे आ गए। अब कोई भी इंसान ये किताब पढ़े, फिर ये पढ़े, फिर ये पढ़े, उसको क्या चीज़ सही लगती है वो सब्जेक्टिवली सही लगेगी। किसी आदमी को ये चीज़ सही लगेगी, किसी आदमी को ये चीज़ सही लगेगी, किसी आदमी को ये चीज़ सही लगेगी। तो ये सिलेक्शन किताबों का भी वो सब्जेक्टिवली कर रहा है। जैसे ये राधानाथ स्वामी है, ये जीव थे, उसके बाद इन्होंने ये किताबें पढ़ी, इनको हिंदुइज्म अच्छा लग गया। ये मुस्लिम थे, इनको क्रिश्चियनिटी अच्छी लग गई। ये ग्रीक या कुछ और थे, उनको इस्लाम अच्छा लग गया। तो इन लोगों ने सब्जेक्टिवली एक किताब चुनी, और सब्जेक्टिवली वो किताब चुनने के बाद कह दिया कि भैया इसमें जो लिखा है वो ऑब्जेक्टिवली सच है। तो कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है कि चाहे आप कान ऐसे सीधा पकड़ लो या फिर कान घुमा के पकड़ लो, बात एक ही है। या तो आप सीधा कह दो कि सब्जेक्ट जो मॉरलिटी है वो सब्जेक्टिव है, या फिर एक सब्जेक्टिवली किताब पकड़ लो और उसके बाद कहो जो इसके अंदर लिखा है वो ऑब्जेक्टिवली सच है। और रियल लाइफ सिनेरियो में आपने ना केवल किताब सब्जेक्टिवली पकड़ी, उसके बाद
जब सिनेरियो आया जो उस किताब से बाहर था, तो आपने काम भी सब्जेक्टिवली ही किया। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी जो ब्लू आइटम्स थे हम लोगों ने कवर कर लिए। ब्लू आइटम्स वो थे जो एग्जिस्टिंग फिलोसफर्स या यूट्यूबर्स के जो कमेंट्स हैं उन लोगों को मैंने कवर किया। ऑरेंज आइटम्स जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं कोशिश करूंगा अगले हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर आप लोगों के सामने पेश करूं। मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है, और आप ही के कारण मुझे मोटिवेशन मिलता है कि कुछ इनपुट्स देता रहूं। टेक केयर। शबा खैर।